अनेक प्रकार के नाना अनेक प्रकार के रत्नों से, मणियों से, अनेक प्रकार के रत्नों से, मणियों से युक्त, ठीक है। हिरण्य, हिरण्य का मतलब स्वर्ण, सोना होता है हिरण्य का मतलब। हिरण्य का जो पर्यायवाची होगा वो सोने का पर्यायवाची हिरण्य होता है, ठीक है। हिरण्य रूपा, सोने के समान रूप वाली, ठीक है। हरि पद पुण्याम, हरि के चरणों से पवित्र, है ना, विष्णु के चरणों से पवित्र। राधा सर्वेश्वर शरणो अहम, मैं राधा सर्वेश्वर शरण। रम्याम, इस सुंदर भारत भूमि की वारम वारम वंदे, बार बार वंदना करता हूँ। एक बार सारे देख लो फिर से। वंदे नितराम भारत वसुधाम, दिव्य हिमालय गंगा यमुना सरयू कृष्णा शोभित सरसाम। दिव्य हिमालय से युक्त, ठीक है। गिरिराज हिमालय, पर्वतों का राजा हिमालय, कैसे भी कुछ भी लिख सकते हो आप इसमें, ठीक है। तो पर्वतों का राजा हिमालय, गंगा यमुना सरयू कृष्णा आदि पवित्र नदियों से सुशोभित, है ना। मैं इस भारत भूमि की वंदना करता हूँ, समझ गए। दिव्य हिमालय गंगा यमुना सरयू और कृष्णा आदि सरसा में पवित्र, आदि पवित्र नदियों से सुशोभित मैं इस भारत भूमि की वंदना करता हूँ। नेक्स्ट, मुनिजन देव निशम पूज्यम, मुनियों के द्वारा, देवों के द्वारा जिसकी दिन रात पूजा की जाती है, ठीक है। नित्रा मतलब निरंतर, है ना, नित्रा मतलब निरंतर, लगातार। तो मुनिजनों के द्वारा जिसकी दिन रात पूजा की जाती है, नित्य पूजा की जाती है। अनिशम का मतलब दिन रात भी होता है, निशम का मतलब नित्य भी होता है, कुछ भी लिख सकते हो दोनों में से आप, ठीक है। तो दिन रात पूजा की जाती है। जलधि तरंगे रंचे सीमा, जिसकी सीमा समुद्रों की तरंगों से सुशोभित है, या फिर कुछ भी लिख सकते हो इसमें, समुद्रों की तरंगों से सुशोभित है या समुद्र की तरंगों से सींची जाती है, ठीक है। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। इसका जिसमें जलधि तरंगे ही और अंचित, इसका विच्छेद होगा, तरंग इसमें ऋतु संधि है। जलधि तरंगे ही और अंचित, ठीक है। तो इसका अंचित मतलब सुशोभित होता है, लेकिन हम सींची जाती भी कर सकते हैं इसको। तो जलधि तरंगे, समुद्र की तरंगों से जिसकी सीमा सींची जाती है या जिसकी सीमा सुशोभित है। भगवान लीला धाममयी, जो भगवान की लीलाओं का स्थान है, जहाँ पे भगवान ने अपनी अनेक लीलाएं दिखाई है, ठीक है। नाना तीर्थ रमणीयम, अनेक सुंदर तीर्थों से युक्त है, ऐसी भारत भूमि की मैं वंदना करता हूँ। आत्मदरित्री गौरवपूर्णा, अध्यात्म दरित्री, अध्यात्म की भूमि या धर्म की भूमि, ठीक है। गौरवपूर्णा, गौरव से युक्त, गौरवशाली। शांतिवाहा, शांति देने वाली। श्री वरदाम, श्री देने वाली यानी लक्ष्मी देने वाली। सुखदाम, सुख देने वाली। सस्य श्यामलाम, हरी भरी। कलिताम, सुंदर। अमलाम, निर्मल, ठीक है, सुंदर और निर्मल। कोटि कोटि जन सेविता मुदिता, करोड़ों लोगों के द्वारा, असंख्य लोगों के द्वारा प्रसन्नता पूर्वक सेवा की जाती थी। जहाँ मतलब करोड़ों लोग जहाँ पे प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं, मजे से रहते हैं, जहाँ पे, कहने का मतलब ये है, करोड़ों लोग जहाँ पर मजे से रहते हैं, खुश आनंद से रहते हैं, ठीक है। तो करोड़ों लोगों के द्वारा प्रसन्नता पूर्वक सेवा की जाने वाली ऐसी भारत भूमि की मैं वंदना करता हूँ। नेक्स्ट, वीर कदम्ब के अति कमनियाम, वीर पुरुषों से युक्त, वीर पुरुषों से सुंदर, ठीक है, वीर पुरुषों के द्वारा सुंदर लगने वाली। सुधी जनैश्य, सुधी जन मतलब बुद्धिमान लोग, है ना। सुधी यानी बुद्धिमान, जन मतलब लोग, बुद्धिमान लोगों के द्वारा उपासना की जाने वाली, उपासित या बुद्धिमान लोगों के द्वारा जिसकी उपासना की जाती है। वेद पुराणे नित्य सुगीताम, वेदों में पुराणों में जिसका नित्य गीत गाया जाता है, गान किया जाता है, यानी वेदों में पुराणों में भारत के बारे में बहुत वर्णन किया गया है भारत भूमि का। तो वेदों में पुराणों में जिसका नित्य गान किया जाता है। राष्ट्रीय सुभक्त, राष्ट्रीय भक्तों के द्वारा जिसकी भव्य, इडियम, इडियम मतलब स्तुति, भव्य मतलब भव्य, जिसकी भव्य स्तुति की जाती है, ऐसी भारत भूमि की मैं वंदना करता हूँ। नाना रत्न मणि भी युक्त, अनेक प्रकार के रत्नों से और मणियों से युक्त, स्वर्ण के रूप वाली। हरिपद पुण्याम, हरि के चरणों से पवित्र। राधा सर्वेश्वर शरण, मैं राधा सर्वेश्वर शरण इस रम्य भारत भूमि की बार बार वंदना करता हूँ। अब समझ में आ गया आप लोगों को? सबको समझ में आ गया? वेरी गुड।
वेरी गुड, सबको समझ में आ गया, ठीक है ना। चलो ठीक है, आप लोगों का टाइम भी हो गया, बाकी इसको एक्सप्लेन कर, इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो कल एक्सप्लेन करवा देंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, हैव अ नाइस डे। ओके बाय।
All are there in class? Class 10th. कोमल, झील, निहारिका, कनिष्का, कंचन, हर्षित, ओके, वंशिका, ओके. Come to page number 115, executive powers. पेज नंबर 115 एग्जीक्यूटिव पावर्स पे आ जाओ. लास्ट क्लास हम चल रहे थे पावर्स ऑफ द गवर्नर की बात कर रहे थे, जिसके अंदर में पेज नंबर 115 आज हम एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे. मोटी कहाँ थी तू इतने दिन? 2 क्लास में नहीं थी, कहाँ गई थी? निहारिका है क्लास में? निहारिका, कनिका, गुड आफ्टरनून. कनिका और निहारिका है? ओके. Come to executive powers, page number 115. The executive powers of the state are vested with governor, which he enjoys himself and by the subordinate officer. He appoints the chief minister and other ministers on the advice of chief minister. He also appoints advocate general and the chairman and the members of state public service commission. The president holds consultation with governor before the appointment of the judges of high court. The executive powers of the governor extend up to the subjects of concurrent list. On the subjects of concurrent list, he exercises his power by the assent of the president. Regarding the functions of the state government, he makes rules. He allocates the portfolios from among the minister. He holds the power of getting information from chief minister regarding the subjects related to the governance. He can ask the chief minister to put the personal decision of any minister for the consideration of whole cabinet. Governor administers oath of post and secrecy to the members of cabinet, confirms their resignations and also removes them from their concerned posts including the chief minister. तो जो गवर्नर है, मैंने कहा था कि स्टेट का जो हेड होता है वो गवर्नर है. और गवर्नर के एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होते हैं? गवर्नर्स के जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर को ओथ दिलाना, ये गवर्नर का काम होता है. गवर्नर जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द प्रेसिडेंट का होता है, यानी जो भी वर्क गवर्नर करता है दैट इज डज ऑन द कंसल्टेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. तो प्रेसिडेंट के अंडर में वो होता है. चीफ मिनिस्टर से वो स्टेट के वर्किंग के बारे में पूछ सकता है, उसका पूरा राइट्स है. चीफ मिनिस्टर अपना जो भी कैबिनेट मिनिस्टर्स अपॉइंट करता है वो करता है गवर्नर को इन्फॉर्म करने के बाद, और उनको अपॉइंट करवाना और उनका रिजिग्नेशन लेना, ये भी जो काम होता है वो गवर्नर का होता है. तो इस तरीके से ये जो पावर्स है ये एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर है. गवर्नर जो है वो अपने स्टेट रिलेटेड वर्क को ही देखेगा. हालांकि स्टेट को चीफ मिनिस्टर चलाता है, लेकिन वो उसको टाइम टू टाइम जो है गवर्नर को सूचित करता है, उसको बताता रहता है, उसके वर्किंग्स के बारे में, उसके आगे के प्लान आउट्स के बारे में वो इन्फॉर्म रखता है गवर्नर को. तो ये तो है गवर्नर के एग्जीक्यूटिव पावर्स. नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव पावर्स. Governor is an integral part of the legislature of a state. He holds important powers in the field of legislation. He convenes the session of legislation, adjourn it, and can dissolve the lower house of the legislature. After the general election, he addresses the first meeting of legislature, and still after the first meeting, he can send messages to the legislature. The approval of the governor is essential on the bill passed by state assembly. He can reject the bill or can return the bill to the legislature for reconsideration. If the legislature passes the bill for a second time, then the governor is compelled to give his approval. He can put aside some bills reserved for the consideration of the president. If the state legislative assembly is not in session, then the governor can issue the ordinance. The ordinance will be recognized by the same act as the act passed by the state legislature. तो लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है गवर्नर के? लेजिस्लेटिव पावर्स गवर्नर के ये हैं कि मान लो कोई बिल असेंबली से पास होता है तो गवर्नर उसको अपने पास कंसिडरेशन के लिए रख सकता है, या उसमें
कोई अमेंडमेंट्स करने हो, चेंज करने हो, गवर्नर को लगता है तो उस अमेंडमेंट्स के साथ में उसको असेंबली में वापस भेज सकता है। अगर मान लो वो बिल सेकंड टाइम वापस है लेजिस्लेटिव से पास होकर आता है, तो इस टाइम गवर्नर कंपेल्ड होता है कि उसको पास करना ही पड़ेगा, उसको उस समय नहीं रोक सकता। कुछ चीजें वो रखता है फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। कोई स्पेशल बिल हो तो उसको गवर्नर जो है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए अलग से रख सकता है। तो ये सब जो है वो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर है। The ordinance is applicable only 6 weeks after the commencement of next sitting of the state legislature. If the legislature rejects the ordinance before 6 weeks, then the ordinance will be deemed as terminated. At the same time, before issuing the ordinance regarding certain subjects, governor has to take the approval from the president. Governor can nominate 1/6 member in legislative council from the pool of such people who hold the distinct and practical knowledge of literature, arts, science, cooperative movement and social services. In his opinion, if the Anglo-Indian community has not got sufficient representation in the legislative assembly, then he can nominate a member from this particular community. इसके अलावा गवर्नर के पास में एक पावर और होता है कि गवर्नर जो है वो अपने तरफ से 1/6 ऑफ द मेंबर जो है वो नॉमिनेट कर सकता है असेंबली काउंसिल के लिए। ये मेंबर्स कौन होंगे? ये मेंबर्स अलग अलग फील्ड के लोग होते हैं जिन्होंने अपने फील्ड में कोई सर्वश्रेष्ठ काम किया है। कोई बहुत रिकॉग्नाइज टीचर हो, कोई बहुत रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्समैन हो, सोशल वर्कर हो। तो गवर्नर चाहे तो 1/6 ऑफ द जो स्ट्रेंथ होता है काउंसिल की, उसमें वो अपने तरफ से इसको डायरेक्टली किसी मेंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपॉइंट कर सकता है। ये और एक लेजिस्लेटिव जो है पावर गवर्नर के पास में स्टेट लेवल पे होता है। एक चीज याद रखना, मैंने पहले भी बताया था कि हमेशा किसी भी स्टेट का जो गवर्नर होता है, ये उसमें एक कंडीशन है कि वो उस स्टेट से बिलोंग नहीं करता। यानी अगर मान लो कोई व्यक्ति राजस्थान से बिलोंग करता है तो उसको राजस्थान का गवर्नर कभी नहीं बनाया जाएगा, उसको दूसरे स्टेट्स का गवर्नर बनाया जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है गवर्नर के लिए, याद रखना। मोटी सुन रही है ना? कनिका समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है थर्ड, फिनेंशियल पावर्स। The governor holds some financial powers too. The money bill cannot be brought in state legislative assembly without the permission of the governor. He gets the budget presented before the legislative assembly every year, and no demand for grants can be made without his permission. Governor can make the demand of extra supplementary or more grants too. The consolidated fund of the state is kept under the authority of the governor. आपातकालीन सिचुएशन के लिए एक इमरजेंसी फंड होती है स्टेट के पास में। कोई भी इमरजेंसी, जैसे अभी कोविड-19 हो गया, फ्लड हो गया, ये जो इमरजेंसी फंड होती है ये विदाउट कंसर्न ऑफ द गवर्नर के स्टेट यूज में नहीं ले सकती, ना खर्च कर सकती है। तो ये जो है ये एक स्पेशल फिनेंशियल पावर है जो गवर्नर के पास में होता है। वो ऑन द अप्रूवल ऑफ गवर्नर ही स्टेट उसको अपने यूज में ले सकती है। तीसरा, जुडिशियल पावर्स भी है कुछ गवर्नर्स के पास में। जुडिशियल पावर्स क्या है? द गवर्नर कैन रिड्यूस, postpone or change the punishment or even forgive the people who have committed a crime against the law related to the subjects on which legislative power of state is extended in accordance with the Article 161 of the Constitution. He accepts the annual reports of State Public Service Commission and the report of Auditor General regarding the income and expenditure of the state and puts them before the legislature. In his opinion, if it is not possible to govern the state according to the Constitution, he can inform the president about the failure of constitutional system in the state and recommends for president rule. President rule can be imposed based on his report by the Union Cabinet in accordance with section 356. Being the chancellor of the state, governor can appoint or remove the vice chancellors of universities in his state except for central universities.
गवर्नर के पास में जुडिशियल पावर है, स्टेट लेवल पे अगर किसी को कोई सजा दी गई है तो वो उसको माफ कर सकता है या उसको कम भी कर सकता है। दूसरा जो जुडिशियल पावर है कि अगर मान लो गवर्नर को लगता है कि वहां की स्टेट गवर्नमेंट स्टेट को चलाने में नाकाम है, वहां की स्टेट गवर्नमेंट स्टेट पे एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रही है, वहां की गवर्नमेंट जो है स्टेट में एक सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है, इनएफिशिएंट लगता है, तो उस कंडीशन में गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट बनाकर भेजेगा और उस स्टेट से उस प्रेजेंट गवर्नमेंट की पावर को फ्रीज करके वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा। तो ये गवर्नर के पास में ये स्पेशल जुडिशियल पावर है। इसके बाद आता है कुछ मिसेलेनियस पावर्स, यानी इसके अलावा छोटे मोटे कुछ पावर्स और है जिसको मिसेलेनियस पावर्स कहते हैं। वो मिसेलेनियस पावर्स क्या है? पोजीशन ऑफ द गवर्नर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 163, leaving those matters where it is expected by the constitution or the governor under constitution that he should perform his duties using his discretion. There would be council of ministers to assist the governor to advise and help in discharging his duties, which will be headed by chief minister. Presently, the governors of Jammu and Kashmir, Nagaland, Sikkim and Arunachal Pradesh only enjoy this sort of discretionary powers. The governor is not provided with powers of discretion by the constitution, and according to the tradition of parliamentary rule, it is expected from him that he would discharge his duties as a constitutional head. Nevertheless, there may be some occasion where he can use his discretion. तो गवर्नर के पास में कुछ स्पेशल डिस्क्रिशनरी पावर है। अभी जो ये पावर है ये सिर्फ जो यूज करने या दिया गया है वो स्टेट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर, नागालैंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ के गवर्नर को ये स्पेशल पावर्स दी गई है। उसमें कुछ स्पेशल पावर्स गवर्नर के पास में है जिसमें वो चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स की हेल्प से यूज कर सकता है। जैसे कि सिलेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। अगर मान लो कहीं पर कोई पार्टी जीत कर आती है किसी स्टेट में और वहां पर अगर चीफ मिनिस्टर को लेके कंफ्यूजन हो रहा है, मान लो दो लोग हैं सेम पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं और दोनों में क्लैश हो रहा है, तो उस कंडीशन में गवर्नर के पास पावर है कि वो डिसाइड करे कि वहां का चीफ मिनिस्टर कौन होगा। जैसे कि जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उस समय में क्लैश हुआ था कि चीफ मिनिस्टर को लेकर, राजस्थान का चीफ मिनिस्टर को लेके इश्यूज हुए थे कि उस समय अशोक गहलोत सीएम बनना चाहते थे और राजेश पायलट भी सीएम बनना चाहते थे। तो उस समय उनके कांग्रेस पार्टी सरकार बनी थी, तो उनके कांग्रेस पार्टी के हेड या प्रेसिडेंट ने ये फैसला लिया कि अशोक गहलोत सीएम होंगे और राजेश पायलट को जो है वो डिप्टी सीएम का पोस्ट दिया जाएगा। मान लो अगर ये पार्टी के द्वारा सॉल्व नहीं होता या पार्टी डिसीजन नहीं ले पाती तो उस कंडीशन में गवर्नर को डिसीजन लेना पड़ता कि इनमें से चीफ मिनिस्टर कौन होगा। सेकंड है टू ओवरथ्रो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर उसको लगता है जो चीफ मिनिस्टर के साथ में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनमें अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन इसको लगता है कि वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है तो गवर्नर उसको उस पोस्ट से हटा सकती है और दूसरे किसी को अपॉइंट कर सकती है। ये एक स्पेशल पावर है। टू कन्वेन द सेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली की वर्किंग को कैरी आउट करना और डिसॉल्व करना, गवर्नर के पास इसका पावर है। विवेक तू सो रहा था क्या इतने दिन से? लास्ट वीक से ये चैप्टर चल रहा है, तेरे को पता नहीं कौन सा चैप्टर चल रहा है? बताओ इसको कौन सा चैप्टर चल रहा है? हमारा भी फोन खराब था। चैप्टर 7 चल रहा है। चैप्टर 7 स्टेट गवर्नमेंट। रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम चीफ मिनिस्टर, गवर्नर के पास में पूरा पावर है कि वो डे टू डे वर्किंग, आगे के प्लान आउट, स्टेट्स के सारे वर्किंग की जो है वो रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर से ले।
इसके अलावा रिपोर्टिंग टू द प्रेसिडेंट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द स्टेट, स्टेट में क्या चल रहा है, स्टेट की वर्किंग की क्या स्टेटस है, ये जो है तुम्हारा प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करना, ये गवर्नर का काम होता है। सेंडिंग ए बिल पास बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द प्रेसिडेंट्स अप्रूवल, कोई अगर ऐसा बिल है स्टेट का जिसमें प्रेसिडेंट की अप्रूवल चाहिए, तो उस बिल को अप्रूवल के लिए सीएम नहीं भेजेगा, उस बिल को अप्रूवल के लिए जो है वो स्टेट का गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट के पास भेजेगा। नॉट एक्सेप्टिंग ए बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर टू रिटर्न इट फॉर द रिकंसिडरेशन, अगर उसको कोई बिल में लगता है कि कोई अमेंडमेंट्स होना चाहिए या रिकंसिडरेशन होना चाहिए, तो उस सिचुएशन में जो है वो बिल को रिटर्न कर सकता है, ये पावर है गवर्नर के पास। सीकिंग गाइडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट बिफोर इशूइंग एन ऑर्डिनेंस, वो अपने हर वर्किंग के लिए इश्यूज के लिए जो है प्रेसिडेंट की एडवाइस ले सकता है, ये गवर्नर्स के पास में जो है वो डिस्क्रिशनरी या स्पेशल पावर्स हैं। समझ में आया सबको? निहारिका समझ में आया ना गवर्नर के स्पेशल पावर्स? चश्मा लगा ले, दिख रहा मैं तेरे को साहब है? ओके ठीक है। अब हम आते हैं रियल एग्जीक्यूटिव, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, रियल एग्जीक्यूटिव। Parliamentary rule has been set up in states by constitution, and in the parliamentary system the real executive power of the state lies in the council of ministers, which is accountable to the legislative assembly. Formation of council of ministers in state, तो मैंने कहा था तुमको कि स्टेट का जो हेड होता है वो गवर्नर होता है, लेकिन गवर्नर देश को नहीं चलाता, देश को चलाता है चीफ मिनिस्टर। तो रियल एग्जीक्यूटिव हेड अगर देखा जाए स्टेट का तो वो चीफ मिनिस्टर होता है। अब हम आते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर। द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ ए स्टेट। आर्टिकल 164 states that the governor will appoint a chief minister and then other ministers will be appointed on the advice of chief minister. The tradition in this regard is that governor appoints the leader of the majority party as chief minister. तो कोई भी पार्टी जब मेजोरिटी लेकर किसी स्टेट में जीतती है तो उस पार्टी का जो लीडर होता है, जो हेड होता है, उसको चीफ मिनिस्टर चुना जाता है और चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है गवर्नर। उसके बाद में चीफ मिनिस्टर के साथ में कौन उनके कैबिनेट में होगा, कौन हेल्थ मिनिस्टर होगा, कौन एजुकेशन मिनिस्टर होगा, कौन होम मिनिस्टर होगा, ये डिसाइड करना जो काम होता है वो चीफ मिनिस्टर का होता है। तो चीफ मिनिस्टर डिसाइड करता है कि कौन उसके कैबिनेट मिनिस्टर होगा और कौन जो लोग रहेंगे जो उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होंगे। सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स, अदर्स मिनिस्टर्स आर सिलेक्टेड by chief minister only and he gives them with names and department. So it is a privilege of the chief minister to form the council of ministers. Names of ministers in the cabinet are decided only by the chief minister. तो कैबिनेट में कौन होगा ये डिसाइड करना चीफ मिनिस्टर का काम होता है और चीफ मिनिस्टर जो है लिस्ट बनाकर जो है किसको कौन सी मिनिस्ट्री देनी है ये वो गवर्नर को दे देता है। The size of the cabinet has been limited up to 15% of the number of members of Legislative Assembly by the 91st Amendment of Constitution. Following acts are kept in mind by Chief Minister while selecting the ministers. तो कई सारी चीज होते हैं जो चीफ मिनिस्टर अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब चुनता है तो उनको अपने दिमाग में रखता है। पहला, in a consistent manner all regions and sections of society in the state have got representation in the cabinet. चीफ मिनिस्टर का काम ये होता है कि वो इस चीज का ध्यान रखे, इस चीज को देखे कि जो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चुन रहा है वो स्टेट के हर एक कॉर्नर्स के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। जैसे कि मान लो अगर राजस्थान से तो हर जोधपुर से किसी एक को देना चाहिए, जैसलमेर से किसी एक को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, अजमेर से किसी, मतलब स्टेट के हर एक कोने के व्यक्ति से जो चुनकर आए हैं
उनमें से सबको कुछ ना कुछ ड्यूटी, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिले। ऐसा नहीं है कि एक रीजन के लोगों को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दे दिया और किसी एक रीजन को बिल्कुल ही कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिला। तो ये चीजें जो होते हैं वो चीफ मिनिस्टर को इन चीजों का ध्यान रखना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट करने से पहले। In consistent manner, all regions and sections of the society have got representation in the cabinet. तो उसको ये चीज देखना है कि इक्वली सबको मौका मिले, हर एक रीजन के व्यक्ति को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले कैबिनेट में रिप्रेजेंट करने का। Second, generally the chief minister selects the cabinet from his own party member so that the council of ministers can act as a single unit. तो इसमें जो भी मिनिस्टर्स चुने जाते हैं वो उसके खुद के पार्टी मेंबर्स होते हैं, बाहर का इसमें कोई नहीं होता है, ताकि वो एकजुट होकर एक सिंगल यूनिट की तरह जो है वो काम करे। अब हम आते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ मिनिस्टर्स। इट इज एसेंशियल फॉर ऑल द मिनिस्टर्स टू बी मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर। इफ ए मिनिस्टर इज नॉट ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, then it is necessary for him to get the membership of the legislature within 6 months of his appointment. Failing to do so, the minister has to resign from the cabinet. जो मिनिस्टर बनता है उसके लिए कंपलसरी है कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर हो। अगर कोई व्यक्ति जिसको मिनिस्टर के लिए चुना गया, बनाया गया है, वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं है, तो उसके पास में 6 महीने का टाइम होता है अपना मेंबरशिप प्रेजेंट करने का असेंबली में। अगर मान लो वो 6 महीने के पीरियड में भी अपना मेंबरशिप प्रेजेंट नहीं कर पाता है, तो उसको फिर उस मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा। इसीलिए लेजिस्लेटिव असेंबली की सदस्यता होना जो है वो कंपलसरी है। Distribution of work among ministers. The governor distributes the portfolios to ministers on advice of chief minister. A minister often holds the authority of a single department, but sometimes he can keep charge of more than one department. किसको क्या डिपार्टमेंट देना है ये गवर्नर नियुक्त करता है, लेकिन चीफ मिनिस्टर के कहने पे। यानी चीफ मिनिस्टर बताता है उसको कि किसको कौन सा डिपार्टमेंट देना है। नॉर्मली एक व्यक्ति को एक डिपार्टमेंट दिया जाता है, लेकिन कई बार मान लो कि अगर चीफ मिनिस्टर को लगता है कि उसके लिए कोई एलिजिबल पर्सन नहीं है, तो वो किसी एक व्यक्ति को एक से ज्यादा डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी देना चाहे तो वो दे सकता है। जैसे पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ मिनिस्ट्री भी देना चाहे तो वो दे सकता है। ये चीफ मिनिस्टर कर सकता है अगर उसको लगता है तो। Oath taken by the ministers. Before assuming the office, ministers have to take 2 types of oath before the governor for discharging the duties of post secrecy. तो 2 चीज की ओथ जो है मिनिस्टर को लेना पड़ता है, एक उसके ड्यूटीज को प्रॉपर तरीके से करने का, और दूसरा होता है सीक्रेसी मेंटेन करने का, कि जो जॉब कर रहे हैं, जो जॉब के रूल्स रेगुलेशंस है, उसमें हमें एक डिसिप्लिन, एक सीक्रेसी को मेंटेन करें। कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स की 3 कैटेगरीज होती है, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर्स। ये 3 मिनिस्टर्स होते हैं। ओथ मीन्स कसम दिलाना, शपथ दिलाना। जैसे मैंने तेरे को शपथ दिलाई क्लास के टाइम में तू नहीं चलेगी, जब पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई करना है, उस टाइम बैठ के चलना नहीं है, समझ गई? तो मिनिस्टर्स 3 तरीके के होते हैं। पहला कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा होता है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, और तीसरा होता है डेप्यूटी मिनिस्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर द कैबिनेट मेंबर्स। द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इज कलेक्टिवली डिसाइडेड बाय द कैबिनेट ओनली। मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट आर एट सेकंड लेवल। तो पहला जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, वो उनको जिनको अलग अलग डिपार्टमेंट विभाग दिया जाता है। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी होती है वो होता है मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट। Some ministers of the state are given independent charge of particular department too, and there are deputy ministers ranked after the ministers of state which work as assistant minister. तो उसके बाद में तीसरा जो डेप्यूटी मिनिस्टर्स है ये एक असिस्टेंट की तरह काम करते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ में।
तो उनके असिस्टेंट की तरह, उनके हेल्पर्स की तरह जो है वो काम करते हैं। तो ये जो है ये 3 कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स है। लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, टेन्योर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। The tenure for Council of Ministers is not fixed. A minister remains in his office as long as he enjoys the confidence of majority in the assembly. Generally, the maximum time fixed for the tenure of Council of Ministers is 5 years because the tenure of Legislative Assembly is also 5 years. वैसे तो किसी मिनिस्टर का कोई फिक्स टर्म नहीं होता है, लेकिन असेंबली के हिसाब से जैसे 5 साल की गवर्नमेंट होती है तो एक मिनिस्टर का जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है। अंडर इमरजेंसी और अंडर सम स्पेशल कंडीशंस गवर्नमेंट चाहे तो 5 साल पहले भी किसी मिनिस्टर को हटा सकता है और किसी और को डिपार्टमेंट दे सकता है। ये चीफ मिनिस्टर के ऊपर होता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे और कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। दैट्स इट फॉर टुडे। सबको समझ में आ गया आज का टॉपिक? किसी को कोई डाउट? ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।